सो हेलो बच्चों, वेलकम न्यू चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। सो आज का टॉपिक क्या है? तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। क्लास 9th, बैच का नाम न्यूक्लियस। आपको पता ही होगा 9th और 10th के बैच को हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं। आधार लेक्चर 2। लेक्चर 2 का मतलब हो गया कि इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, ठीक है। और आई थिंक सो ये चैप्टर जो है सेकेंड पार्ट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9th के चैप्टर्स काफ़ी छोटे होते हैं। 9th का जो आधार लेक्चर 1 है मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो भी 9th-10th के बच्चे ध्यान दें। आप लोगों का जो भी वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, जो भी वीडियो लेक्चर होगा, तो 10th का आएगा ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, जबकि 9th का आएगा मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। ये अब एक पैटर्न चलेगा ईच एंड एवरी वीक। जैसे 11th का मंडे, मतलब 11th और 9th का मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और 12th और 10th का ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये पैटर्न हमारा रहेगा रेगुलर, ठीक है। तो इसलिए आप अगर नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो ध्यान रखिएगा किस दिन को कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीडियोस को चेक कर सकते हैं, ठीक। नाउ सो आधार लेक्चर 2, आधार लेक्चर 1 में, मतलब इस चैप्टर के सबसे पहले एपिसोड में, यानी पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात होती है, तो मैटर होता क्या है, पूरा डिटेल आपको दे दिया था। मैटर क्या होता है, मैटर कैसे बिहेव करता है, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, आखिर क्या, मतलब किस तरह से दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो ये काफ़ी कुछ आपको डिफाइन किया था मैंने मैटर को लेकर के। अब आपको पता है कि मैटर के टोटल 3 स्टेट हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 हालांकि एक्स्ट्रा भी थे, ठीक है। एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर था और एक हमारा प्लाज्मा था। उसको भी मैंने लेके बहुत लंबा डिटेल आपको दिया, बताया था, एक्सप्लेनेशन किया था कि ये दोनों के दोनों स्टेट जो होते हैं, प्लाज्मा हो चाहे बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर हो, ये हम नेचर में कभी नहीं देख सकते। रीजन वाई? क्योंकि आपको मैंने रीजन पूरा दे रखा है, पहले एपिसोड को जरूर देखिएगा। जो भी नए लोग इस चैनल में आ रहे हैं, प्लीज़ एक बार जाके पुराने वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। 9th क्लास, अगर आप 10th देख रहे हो तो 10th में, 12th देख रहे हो तो 12th में, मतलब आपको प्रीवियस वीडियोज़ देख लेनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ फॉर द टुडे हम अब आगे चलते हैं। हमने 2 मैटर को डिस्कस कर दिया था। अब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, है ना। तो देखो, बड़ा सिंपल सी चीज है, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि अगर हम ये लेते हैं सॉलिड, ये लेते हैं लिक्विड और ये लेते हैं गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर की मैं बात फिलहाल यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो सॉलिड स्टेट हमारा है वो कैसे बिहेव करेगा, लिक्विड कैसे बिहेव करेगा, गैस कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट, थोड़ा सा हमें लगता है लाइटिंग का इशू आ रहा है, थोड़ा सा इसकी लाइटिंग के इशू को सही कर लेते हैं यार, ठीक है। सुनो, बेटर हो गया पहले से काफ़ी। तो देखो भाई, सबसे पहले बात आएगी कि भैया शेप कैसा होता है। तो आपसे तो छुपा नहीं है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफ़ी होता है, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं। तो इसका शेप कैसा होगा बताओ? फिक्स्ड होगा, ठीक है। लिक्विड का शेप फिक्स होता है क्या? नहीं सर, जिस कंटेनर में रखते हैं उसका शेप गेन कर लेता है ये, है ना। तो नॉट अ फिक्स्ड शेप, डिपेंड ऑन कंटेनर, ठीक है। डिपेंड ऑन कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा, उसका शेप ले लेगा। गैस तो यार ये तो आपको पता ही है कि बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, तो इनका कोई शेप वेप होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। डन, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कैरेक्टर की। दूसरा कैरेक्टर का मतलब हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो इसमें तो मिनिमम होगा भाई। अगर शेप फिक्स है तो मतलब मॉलिक्यूल काफी टाइटली पैक्ड है, तो उनके बीच में जो जगह होनी चाहिए, स्पेस, वो काफी मिनिमम होती है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको यार, मिनिमम ही लिख देते हैं, नहीं, वेरी लेस, बहुत ही कम। जबकि इसमें स्पेस अच्छा खासा हो तभी तो लिक्विड फ्लो करता है। इसका मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन उतना नहीं है, तो ये लेस हो गया। ये वेरी लेस है तो ये लेस हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो इसमें बहुत ही कम होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है,
बात समझ में आ रहा है? तो इसमें स्पेस बहुत कम है क्योंकि टाइटली पैक्ड है, इसमें स्पेस थोड़ा सा लेस, यानी कि वेरी लेस से लेस हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है। गैस में तो इंटरनल स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि वो आराम से फ्रीली मूव कर पाता है। ठीक है भाई, डन। तो या फिर यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इजिली क्लियर हो रहा है हर एक चीज। इनको मैं भी एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब इसका क्या हिसाब किताब है? ऑब्वियसली फिक्स शेप है तो अट्रैक्शन तो जबरदस्त, क्योंकि स्पेस अगर मिनिमम है तो अट्रैक्शन तो जबरदस्त होता है, तभी तो पास होंगे। मैक्सिमम, मिनिमम, और यहां लिख लेते हैं बेटा नेग्लिजिबल। भैया इसमें अगर अट्रैक्शन होता कहीं से भी तो इतना फ्रीली थोड़ी ना मूव करता, तो अट्रैक्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। अच्छा, डिफ्यूजन, जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ शेयर भी किया था, क्या ये डिफ्यूज होते हैं? यस यस यस, लेकिन इसमें दे रहा हूं मैं डबल एरो। ये ज्यादा डिफ्यूज होते हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा गैस डिफ्यूज होता है। और डिफ्यूजन मैंने बताया था ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा क्योंकि सॉलिड है ना यार। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जब दो लोगों को मिलाते हैं तो डिफ्यूजन में होता क्या है कि मान लो दो कंपोनेंट को मिलाया तो एक कंपोनेंट होता है जो दूसरे कंपोनेंट के मॉलिक्यूल की स्पेस के बीच में इंसर्ट हो जाता है ना। सॉलिड में तो स्पेस ही इतना नहीं है तो इंसर्शन का लॉजिक नहीं बनता, तो सॉलिड और डिफ्यूजन एक्चुअली बहुत कम हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा। अब चूंकि ये कंटेनर पे डिपेंड करता है तो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो वही होगा। ठीक, और इसमें तो लॉजिक ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस मतलब दबाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो कंप्रेसिबिलिटी ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला पॉइंट कौन सा है? कंप्रेसिबिलिटी। तो बताओ किसको कितना दबा सकते हैं? तो सर इसमें तो यार अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, ऑलरेडी उतना पहले से अट्रैक्टेड है, तो उसको और क्या सप्रेस कर दें, क्योंकि शेप तो फिक्स है तो दबेगा तो और है नहीं, क्योंकि अगर दब जाता सॉलिड तो फिर सॉलिड कैसे होता, टफ कैसे होता। तो कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लेस। ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगर ज्यादा सप्रेस कर दोगे ना तो जो उनके बीच का अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो एक्चुअली सॉलिड टूटना पसंद करेगा लेकिन कंप्रेस होना पसंद नहीं करेगा, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम। अब चूंकि यहाँ पर स्पेस बहुत है, इनमें भी मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है तो इनको दबाया जा सकता है। जैसे पानी को अगर आप कंटेनर में डाल लो तो सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, यस। तो कंप्रेसिबिलिटी इज ग्रेटर देन सॉलिड, ये तो श्योर एंड शॉर्ट है। सॉलिड से तो इसको ज्यादा ही दबाया जा सकता है। और रही बात गैस की, तो भैया मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि पहली बात तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस अच्छा खासा है, दूसरा अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर हम प्रेशर मारेंगे ना तो गैस के मॉलिक्यूल आराम से कंप्रेस हो सकते हैं, पास आ सकते हैं, क्योंकि उनमें डिस्टेंस ज्यादा है तो उनको सब दबा करके प्रेशराइज करके उनको पास लाया जा सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी इतना पास में है तो इनको और क्या कंप्रेस करें। और यहाँ थोड़ा सा मीडिएटर सिचुएशन है, लिक्विड इज अ मीडिएटर, इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉलिड एंड गैस। ठीक है, और अगर गैस कंप्रेस नहीं होता तो आपके घर में एलपीजी कहां से आता, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें भी तो गैस को सप्रेस करके ही सिलेंडर के अंदर रखा गया है। ये आपने नाम सुना होगा सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल गाड़ियों में ऑटोज में यूज हो रहे हैं, ग्रीन कलर के ऑटो जो चलती हैं, तो उसमें भी क्या किया गया, गैस को कंप्रेस्ड, क्योंकि नाम ही रखा गया सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके एक सिलेंडर में भर दिया गया और उसी नेचुरल गैस की एनर्जी का यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी के मोटर या इंजन को चलाने के लिए। सो डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि गैस के कंप्रेसिबल नेचर का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे कर भी रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि शेप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, डिफ्यूजन करता है कि नहीं करता, वॉल्यूम की बात, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या, अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हैं तो इसका मतलब है कि आप तीन स्टेट जो मैटर के होते हैं, सॉलिड हो गया, चाहे लिक्विड हो गया, चाहे गैस हो गया, आप इनको अच्छे से समझते हो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक।
अब इससे इजी क्या हो सकता है यार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इनको हम अच्छे से समझते हैं भैया इनमें क्या होता है क्या नहीं होता। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेनेशन मोड में लेके जाएं तो और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से समझना। हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट को डिस्कस करना, 2 स्टेट हम डिस्कस करते नहीं है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना आप लोग, मान लो कि ये ठीक है भाई साहब, इसमें इसके एटम्स ये हैं, इतने बड़े बड़े एटम बना दे रहा हूं मैं। एटम तो आंखों से दिखते भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतने बड़े बड़े बना दे रहा हूं। ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, मतलब ये कोई सॉलिड एलिमेंट है, उसके ये एटम्स है। यू कैन सी नाउ, थोड़ा सा गैप में ज़्यादा दिखा दे रहा हूं, चलेगा ना? हालांकि गैप इससे कम ही होता है, लेकिन दिखाने के पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। यू कैन सी नाउ, एक फिक्स्ड पैटर्न में अवेलेबल है ये। ऐसे ही मैं अगर दूसरा कंटेनर बना रहा हूं, ठीक है, अब मान लो इसमें दिख रहा है अच्छा खासा गैप है, और एक और बना रहा हूं, जरूरत से ज्यादा गैप है, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। अब देखो यहां पर सोचो कि सर यहां पर एटम इतने ज्यादा फिक्स पैटर्न में लग रहे हैं ना, रैंडम पैटर्न नहीं है यहां पे, ठीक है। आप यहां चाहो तो रैंडम पैटर्न कर सकते हो, यहां देखिए सर कोई पैटर्न रैंडम नहीं है, फिक्स्ड पैटर्न है, तो शेप इसका फिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसे ही ना होगा। अब सर ये देखो, ये जो 2 एटम दिख रहे हैं आपको, ये 2 एटम, इनके बीच का जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये इसी को कहा जाता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी इंटर यानी आपस में, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस जितना मिनिमम होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेस जितना मिनिमम होगा उतना ही ये पास होंगे और एक पर्टिकुलर फिक्स शेप को जनरेट करेंगे, और ये स्पेस सब में कॉमन होगा। रिमेंबर दैट, ये स्पेस सब में एक जैसा ही होगा, क्योंकि अगर इनकी ज्योमेट्री को फिक्स होना है, शेप को फिक्स होना है, तो ये स्पेस मिनिमम होना चाहिए सभी में, और एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी शेप फिक्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में ज्यादा एक में कम हो जाए तो शेप क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सॉलिड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये तो मिनिमम स्पेस हो गया। तो ये जो स्पेस इतना मिनिमम में क्यों होगा, क्योंकि दोनों एटम के बीच में एक लग रहा होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। डन। क्योंकि अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता तो भैया वो इतने पास आते ही क्यों, ठीक है। आगे की क्लासेस में सीखोगे कि आखिर ये अट्रैक्शन आता कहां से, जबकि दोनों सारे के सारे एटम न्यूट्रल हैं, अट्रैक्शन आया कहां से, तो उसका रीजन है मेटालिक बॉन्डिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, मिनिमम, और अट्रैक्शन यहां पर क्या हो रहा है सर, मैक्सिमम हो रहा है। क्योंकि अब इन्हीं चीज को देखो, आप यहां पर आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, IMS, और यहां पर आप इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देखो तो IMA। मैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को बेटा बोल रहा हूं IMA, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बोल रहा हूं बेटा IMS। तो आप गौर से देखिए, तो यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और यहां जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है काफी ज्यादा है यहां पे, मतलब यहां पे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है, यानी कि मॉलिक्यूल फ्री हो चुका है मूव करने के लिए। यहां पर अट्रैक्शन देखिए मैक्सिमम, यहां पर IMA क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और यहां देखिए तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखिए कितना जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा है, और अट्रैक्शन तो खैर छोड़ ही दीजिए क्या है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहां पर क्या बताओ, नेग्लिजिबल है, बात समझ में आ रही है। और यहां जो स्पेस है वो भी क्या है, मैक्सिमम है। तो जो बातें आपके साथ शेयर की मैंने, वहीं पर यहां पर डायग्राम के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अब एक तुम लोग मुझे बात बताओ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के तीनों वर्जन आपके सामने अवेलेबल है, करेक्ट। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों में किसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स फ्रीली मूव करने में कैपेबल हैं, बहुत इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं, बताओ तो तीनों को देख के। ऑब्वियस है सर, यहां अट्रैक्शन इतना ज्यादा है सर, इसको फ्रीली मूव नहीं करा सकते, वहां अट्रैक्शन ही नहीं है तो आराम से मूव करेगा। तो यानी गैस के जो होते हैं ना, मतलब इसका मतलब सर ये गैस है, ये इंटरमीडिएट में लिक्विड है सर, गैस को G से बेटा, लिक्विड को L से, और सॉलिड को S से मैं दिखा दे रहा हूं, चलेगा।
अब इन तीनों को देख के हमें लग रहा है सर कि यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्रीली मूवमेंट का मतलब हो गया रैंडम मूवमेंट बेटा, है ना। रैंडम मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहां मूव करेंगे पता नहीं, लेकिन फ्रीली मूव है, कोई अट्रैक्शन है नहीं, इनको रोकने वाला कोई है नहीं। तो ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जितना चाहे उतनी दूर तक मूव कर सकते हैं। इनमें ये मूवमेंट है नहीं, और ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट वाला मामला है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सपोज सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि हम जैसे ये सॉलिड आपने बोला सर S स्टैंड फॉर सॉलिड, L स्टैंड फॉर लिक्विड, G स्टैंड फॉर गैस। ओके सर, एवरीथिंग इज क्लियर, जैसा आपने बताया डायग्राम से भी पूरा क्लियर हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज सर क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड, या ऐसा हो सकता है कि लिक्विड कन्वर्ट टू गैस? मतलब क्या मैटर आपस में स्टेट भी चेंज करते हैं क्या? व्हाई नॉट? आप समझो ना भाई, यहां क्लियर है ना कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, और स्पेस क्या है, मिनिमम है। तो भाई साहब यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तुम्हारा मिनिमम है और यहां अट्रैक्शन मैक्सिमम है। हम ऐसा क्या करें कि इनके बीच के स्पेस को बढ़ाया जा सके और अट्रैक्शन को घटाया जा सके? अगर इनका स्पेस इतना बढ़ा दें कि वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, आ सकते हैं, और बढ़ा दे तो गैस भी बन सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकता है सर, लेकिन कैसे? तो इसके लिए एक ही तरीका है कि अट्रैक्शन अगर दो लोगों के बीच का है तो उसको तोड़ने के लिए हमारे पास एक ही चीज है कि हथौड़े से नहीं मारेंगे, क्योंकि हमें एटम और मॉलिक्यूल दिखते नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हम टेम्परेचर लगाएंगे, हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो हम अगर इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है बेटा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, इतना टेम्परेचर दे दें कि वो टेम्परेचर जब इनके मॉलिक्यूल्स को मिले। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था, इनमें जो गैप होता है ना, सॉलिड में भी हल्का सा तो गैप होता है, भले स्पेस मिनिमम है लेकिन गैप तो है। तो ये गैप होने की वजह से ना इनके जो एटम्स होते हैं ना, ये अपनी जगह पर रह करके वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी यहां वाइब्रेशन होता रहता है बेटा, वाइब्रेशन होता रहता है इस तरह से, ऐसे ऐसे। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादातर सॉलिड प्रॉपर्टी यानी खास करके मेटल जो सॉलिड होता है सोनरस होते हैं, क्योंकि साउंड एनर्जी क्रिएट होता है, क्योंकि वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड एनर्जी, ठीक है। तो ये वाइब्रेट होता रहता है बेटा, ऐसे ऊपर नीचे, सारा एटम ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल नहीं रहा है भाई, लेकिन वाइब्रेट हो रहा है। अब तुमने इसको दिया हीट एनर्जी, तो जो तुमने हीट एनर्जी दिया उस हीट एनर्जी को ये एटम्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और आपको तो पता है कि हीट एनर्जी लेने के बाद क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसको कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ज्यादा हीट दोगे तो क्या होगा, वो अपनी जगह छोड़ देंगे। अब भैया किसी को परेशान करोगे तो क्या करेगा, वो वहां से निकल के चला जाएगा। तो यही मॉलिक्यूल भी कर रहा है, भैया हम अच्छे खासे थे, हम अपनी जगह पे आराम से वाइब्रेट कर रहे थे, एक आता है बाहर से आदमी, वो हमको हीट दे देता है, हीट मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल देता जो हमें नहीं सुनना चाहिए, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं वहां से चला जाऊंगा। तो यहाँ भी हीट एनर्जी बाहर से दिया गया सोर्स से इसको। तो जब हीट एनर्जी दिया गया तो इसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या हुआ, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए और एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। और पता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते गए। अब तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन जब इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा कि भागने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो हीट एनर्जी एक समय ऐसा आएगा, हीट एनर्जी देते देते एक समय ऐसा जरूर आएगा कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन है ना उसको ओवरकम कर जाएगा। कौन? हीट एनर्जी। मतलब इतना हीट एनर्जी हम दे चुके होंगे कि उसके अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगा, मतलब उसके अट्रैक्शन से ज्यादा हीट एनर्जी मिल चुका है। तो यह अट्रैक्शन टूटना नॉर्मल है, और टूटने के बाद एक लिमिट टूटने के बाद ये मॉलिक्यूल फ्री होकर मूव करना शुरू करेंगे, यानी स्पेस काफी ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा, और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। डन। लेकिन अगर ये जो स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि आपने हीट एनर्जी दिया, इसी हीट एनर्जी को अगर आप और ज्यादा बनाए रखे, इसी हीट एनर्जी को अगर आप और ज्यादा बनाए रखे, देखो आपने और बढ़ा दिया, तो अगर आपने इस हीट एनर्जी को और बढ़ा दिया तो भैया देखो, तुमने मान लो कोई हीट एनर्जी यहां दिया, ठीक है, वो ओवरकम कर गया, इसके अट्रैक्शन को तोड़ दिया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब लिक्विड के अट्रैक्शन में है, मतलब वहां लिक्विड में भी तो माइन्यूट अट्रैक्शन होता ही है, तो वो अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल अब के चिपके हुए हैं, हाँ लिक्विफाई हो गए, बात अलग है, चिपके हुए। हम चाहते थे कि वो भी अट्रैक्शन तोड़े, तो हमको और हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो और जब हीट एनर्जी देंगे तो एक समय आएगा जब हीट एनर्जी इसके भी अट्रैक्शन को ओवरकम करके इसको भी तोड़ देगा, और लिक्विड जो मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, बिल्कुल फ्री मूव करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो आ जाएंगे गैस में। इसका मतलब साफ है
कि वी कैन इजिली एक्सचेंज द स्टेट ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. वी कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल हीट एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्परेचर. ठीक है बेटा. सो लिक्विड का गैस में, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना बनता है, और ये बनते भी हैं क्योंकि सिंपल फंडा है कि अगर आपको इन दोनों को तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो इनके बीच के अट्रैक्शन को खत्म करना होगा. सॉलिड में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि इसके अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर सकें, ताकि मॉलिक्यूल फ्री होकर मूव कर सकें. लिक्विड में थोड़ा कम भी लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर स्पेस आ चुका है. जो थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ा दो, देखो मैंने यहाँ पर एरो ऊपर कर दिया, थोड़ा एनर्जी और बढ़ गया, वो भी अट्रैक्शन ओवरकम होकर टूट गया तो गैस में आ गया, वो फ्रीली मूव कर रहा. अब इसको हिट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल कहीं अट्रैक्शन है ही नहीं, तो तुम काहे को तोड़ना चाहोगे, किसको ओवरकम करना चाहोगे. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज सर एवरीथिंग इज क्लियर. सो नाउ टेल मी सर कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसके लिए आपने टेम्परेचर दिया, तो इस फिनोमिना को कहते क्या है. तो देखो ध्यान से समझना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है. ये वी हैव थ्री स्टेट. ओके. इफ आई वांट टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड बाय द हीट एनर्जी, सो दैट इज पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड फ्यूजन. क्या कहते हैं इसको, बताओ बेटा. फ्यूजन. फ्यूज कर दिया, मेल्ट कर दिया. आप इसको मेल्टिंग भी कह सकते हो, देयर इज नो इश्यू. ठीक है. तो फ्यूजन और मेल्टिंग. और अगर लिक्विड से सॉलिड गैस में जा रहे हो, इसको इसके अट्रैक्शन को ओवरकम करे, आप गैस बना रहे हो हीट एनर्जी ज्यादा देके, तो लिक्विड से गैस में जाने के फिनोमिना को कहा जाता है वेपराइजेशन. या इसको बॉइलिंग भी कह सकते हो. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुना है ना. सो दैट इज द थिंग कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना मतलब वेपर में कन्वर्ट होना. लिक्विड इज अ फॉर्म ऑफ द वेपर. ओके. इफ यू वांट टू कन्वर्ट लिक्विड अगेन इनटू गैस, सॉलिड, मतलब तुम पहले सॉलिड से लिक्विड हो गए, तुम्हारा मन किया नहीं हम लिक्विड से सॉलिड वापस जाना चाहते हैं, तो एक काम करो, बताओ सॉलिड से लिक्विड में कैसे गए थे. उनके बीच के अट्रैक्शन को ओवरकम करके वहां तक पहुंचे थे. तो अब तुमको अगर वहां से यहां वापस आना तो इसके अट्रैक्शन को फिर बढ़ाना पड़ेगा. तो इनके मॉलिक्यूल को पास लाने का एक ही तरीका, बताओ क्या. हीट दिया तो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ी, हीट घटा देंगे तो पास आ जाएंगे. अरे जिसकी वजह से दूर गए थे उसी को कम कर दो ना. तो किसकी वजह से दूर गए थे, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी को कम कर दो. तो बेटा यहां पर क्या होगा, अगर लिक्विड से सॉलिड में लाते हो तो तुमको टेम्परेचर को कूल करना होगा, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग. क्या कहते हैं बताओ, फ्रीजिंग. ठीक है. या कई लोग इसको डिपोजिशन भी कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं. सॉलिडिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग. नाम दिए गए अलग अलग. और क्या. अच्छा सर, लिक्विड से हम गैस में गए, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग, आपने जैसा बताया. अगर हम चाहें सर गैस से लिक्विड में आ सकते हैं क्या, व्हाई नॉट. सर कैसे आएंगे, अरे भैया तुम लिक्विड से गैस में गए कैसे थे, तो इसके अट्रैक्शन को तोड़ के गए थे. सर क्या किए, तो उसके लिए हीट एनर्जी बढ़ाए थे, तो वापस लाने के लिए हीट एनर्जी घटा देंगे. तो गैस से लिक्विड में आने के लिए, यानी गैस को अगर हम लिक्विड में वापस कंडेंस करते हैं, लो मैंने वर्ड यूज कर लिया, इसको कहेंगे बेटा कंडेंसेशन. ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द फिनोमेना एंड अकॉर्डिंग टू दिस वे आई कैन इजिली प्रूव यस matter of state can exchange with each other in very simple manner by the help of the heat energy. यानी बाहर से आपको काम करना पड़ेगा. So liquid to conversion of solid converting into liquid is called fusion or melting. Liquid conversion into gas is called vaporization or boiling. अच्छा, gas conversion again into liquid condensation and liquid again convert into solid is called solidification or freezing. That is a different type of the phenomena. So what do you mean by freezing? What do you mean by vaporization? What do you mean by boiling? What do you mean by fusion? I think ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो डेफिनेशन भी बड़ी आराम से बना लेंगे हम लोग, तो है कि नहीं. तो ये आपका होमवर्क है. अगर आपसे कोई पूछता व्हाट डू मीन फ्यूजन, तो आप क्या बोलोगे. ओके सर, दिस फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. What do you mean by the vaporization? It is a type of the process through which we can convert liquid into vapor or gaseous state at a particular temperature is called. So now it is all about you. कहते नहीं आप लोगों की बुक में होता है ना एक्टिविटी. सो नाउ दिस इज एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको ये क्या करना है, इन सारे लोगों के डेफिनेशंस को अपने कॉपी पे आराम से लिख लेना अपनी लैंग्वेज में.
इस बुक की कॉपी से लैंग्वेज मत यूज़ करना, क्योंकि टीचर जो आपके स्कूल में बैठा है एग्जाम में जो चेक करने के लिए कॉपी, वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा हर एक चीज़ को रटे नहीं, कुछ अपना भी दिमाग लगाए। सो आई होप गाइज कि आप ये काम करके रखोगे। अब बच्चे हो और डेफिनेटली आप करके रखोगे। यू आर, हमें पता है कि आप पूरी तरह से फोकस्ड हो अपने करियर को लेके, आई नो दैट। सो आई होप कि ये आपके लिए एक्टिविटी का काम हो गया, ठीक है। ओके, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि होता क्या है ना, कि जब आप हीट एनर्जी देते हो तो उस हीट एनर्जी का मेन काम क्या होता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा मूव, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, उसकी वजह से भागने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब दौड़ने की एनर्जी, तो भागने की कोशिश करेंगे, और भागने के चक्कर में उनका अट्रैक्शन एक समय ऐसा है कि वो अट्रैक्शन को ओवरकम कर देंगे, तोड़ देंगे। तो जिस समय अट्रैक्शन टूटा तो लिक्विड तो रहा, सॉलिड तो रहा नहीं, दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब लिक्विड में भी जो पार्शियल अट्रैक्शन होता है उसको भी अगर आप ओवरकम करके हीट एनर्जी बढ़ा के उसको भी ओवरकम कर दोगे तो गैस ही ना बनोगे यार, है कि नहीं। अब हीट एनर्जी डाउन करो तो गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे कूलिंग की वजह से, तो लिक्विड हो जाएगा। इसको और डाउन करो तो सॉलिड हो जाएगा। सो दे कैन इजीली कन्वर्टेड टू ईच अदर, एंड द बेस्ट एग्जांपल इन अ डेली लाइफ इज वाटर। ऑल ऑफ यू नो दैट। पानी हमारे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर मतलब बेटा 25 डिग्री माना जाता है, ठीक है। तो पानी आप लोगों ने देखा ही है। अब वो लिक्विड स्टेज है, यू नो दैट कि लिक्विड स्टेज कैसे, क्योंकि जिस कंटेनर में रखा है उसका शेप ले लेता है वो, और थोड़ा सा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं कि पानी इधर उधर घूम रहा है, नहीं, अट्रैक्शन है, फ्लो करने का नेचर है लिक्विड में, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लिक्विड होता है हमारा, है ना, जैसे लिक्विड स्टेज है तो इसमें फ्लो करने का कैरेक्टर है ना, फ्लो करने का कैरेक्टर जिसके अंदर हो तो उसको फ्लूइड भी कहा जा सकता है। तो लिक्विड इज ऑल्सो लाइक अ फ्लूइड, ओके। सो ये हो गया लिक्विड, पानी आपने देखा ही अपने डेली लाइफ में। अब उसको जाके तुम गैस चूल्हे पे गर्म कर दो, थोड़ी देर बाद देखना उससे वेपर निकलने लगता है। तो यू जस्ट हीटेड द पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब उसी पानी को उठा करके, गर्म जो किया हुआ नहीं, दूसरा पानी ले लो फिर, और पानी को उठा करके फ्रिज में डाल दो। वहां क्या हो रहा है, वहां भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द आइस। आइस इज जस्ट लाइक अ सॉलिडिफिकेशन, कि आपने लिक्विड यानी पानी को सॉलिडिफाइड करके लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। सो आपके अपने डेली लाइफ में भी इस तरह के कई सारे फिनोमेना देखने को आपको मिलते रहते हैं। तो कुछ नया नहीं मैंने बताया आपको, ठीक है बेटा, डन। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, दे कैन एक्सचेंजेबल विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के फॉर्म में ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एंड दैट्स वाई हमारे पास जितने भी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, उनके बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं होता, बिकॉज वी कैन कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू आवर यूज इनटू डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर्स। तो हमें जैसा यूज लगेगा उसके अकॉर्डिंग में इसको कन्वर्ट करके अपने यूज में ला सकते हैं। तो ये एक मैटर की सबसे अच्छी चीज़ और ये हमें भगवान ने गिफ्ट किया है, ठीक है, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है और आप ये वर्ड भी यूज करते हो, मेल्टिंग पॉइंट इस मेटल का इतना, इसका इतना, इसका, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट यार। तो मैंने बताया ना, मेल्टिंग का मतलब क्या था, फ्यूजन था ना एक तरीके से, या इसको आप फ्यूजन पॉइंट बोल दो। मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे बेटा, ये क्या बोलोगे, फ्यूजन पॉइंट। क्या होता है सर ये, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मेल्ट करना, पिघल जाना, मतलब सॉलिड होगा, अट्रैक्शन जबरदस्त होगा, मैं बाहर से हीट एनर्जी लगाऊंगा और वो हीट एनर्जी उसके अट्रैक्शन को ओवरकम करके उसको तोड़ देगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो पॉइंट क्या है, तो उस टेम्परेचर पे जिस पर ये हुआ होगा, जिस भाई हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं ना, हमें क्या पता कब होगा, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना शुरू कर देगा मैं समझ जाऊंगा मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया मैं, डन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मेल्टिंग पॉइंट बेटा, at a particular temperature, at a particular temperature where solid converted into liquid state at 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure known as melting point or fusion point. This is a simple definition बेटा, जो बताया वही लिखवाया। क्या बोला मैंने, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर पर ऐसा हो जाएगा जहां पर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी था क्या, हाँ, क्योंकि
हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बेटा 1 atm है, आपको पता ही होगा, है ना। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर, हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं बेटा, उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर कितना बताओ 1 atm है। तो सर इसका मतलब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर चेंज होगा ऑब्वियसली, एंड दैट्स वाई हमने ये वर्ड कंसीडर यहाँ किया 1 atm। ये मेरे को कंसीडर करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाए जहाँ प्रेशर 1 atm से ज़्यादा या कम हो जाए ना, तो हो सकता है कि उसी टेम्परेचर पे जो सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था वो ना हो, तो मेल्टिंग पॉइंट विल चेंज। ओके, सो हम अगर एक मेल्टिंग पॉइंट को कंसीडर करना चाहते हैं एक फिक्स अमाउंट में ना, तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। तो हम अपने डेफिनेशन को बार बार नहीं चेंज करना चाहते, तो हम ये कंसीडर कर दिए कि भैया देखो जिस सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो भी है, जो भी टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से है। कहीं और जाके तुम कैलकुलेट करो तो हो सकता है कुछ और हो जाए, तो हम अपने आप को सेव कर लेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा प्लीज टेल मी, जिसमें आप क्या करते हो, बॉयल करते हो किसको, पानी को, ताकि वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, वेपर में, दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज वेपराइजेशन। डन। तो कैन यू टेल मी द बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन? हाँ सर, मेल्टिंग पॉइंट से तो समझ में आ रहा है, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। तो क्या लिखोगे? मैं ऐसे लिख रहा हूं, एट, क्लियर है ना, देखना ध्यान से, और इसको एक्टिविटी में शामिल करो यार, खुद लिखो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर, बताओ सॉलिड है लिक्विड? नहीं सर, लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू, बताओ क्यों, कौन से स्टेट में बता, गैस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, दैट्स अ वे। अरे सर इतना आसानी से लिख दिया, और क्या, जो यहां है वही यहां है, फर्क इतना है कि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेंगे। क्यों लेंगे? मैंने आपको तो कोई पूछे कि यार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लेते हो, तो बता पाओगे ना कि भैया हम प्रेशर के अकॉर्डिंग चीजों को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर को इंसान मेरे से पूछेगा बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, तो फिक्स होगा ना। अब कहीं दूसरी जगह दूसरे ग्रह में जाके बोल रहा बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो वो थोड़ी ना होगा, प्रेशर बदलेगा तो टेम्परेचर ही बदलेगा। तो उस हिसाब से सर हमने क्या किया, अपने आप को सेफ जोन में कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख करके। अब जो कि मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड जो है हमारा वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हमारा लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड बॉइल्ड, वेपराइजेशन। तो दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग इज क्लियर। फ्यूजन क्या होता है, इट इज ऑल्सो क्लियर। वेपराइजेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो क्लियर। आई होप सो, बहुत अच्छे। और इन सब के पीछे रीजन क्या है, आपके द्वारा दिया गया हीट एनर्जी यानी टेम्परेचर, वो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है, जिसकी वजह से इसलिए टूट जाता है अट्रैक्शन और ये दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी डन हो गया सर। अच्छा पता है क्या, यहीं पर नहीं रुकते, एक चीज और भी होती है। तुमने कभी ये गौर किया होगा, तुम लोगों ने घर पे भी आप लोगों ने एक्टिविटी किया होगा तो ये चीज देखा होगा, नहीं बच्चों? क्या सर, कैसी एक्टिविटी? अरे लॉकडाउन चल रहा है, घर पे करो एक्टिविटी। सर कैसे, मतलब क्या बताओ तो। देखो क्या हुआ ना, मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें पानी ले लिया। ये मैंने ले लिया पानी, वाटर, जो कि लिक्विड स्टेज में होता है, सबको पता है। ठीक है, अब मैंने इसको स्प्रिट लैंप लगाया। स्प्रिट लैंप बेटा जिससे टेम्परेचर देते हैं लैब में, और टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। ठीक है, अब देखो जब T1 डिग्री मैंने दिया ना, तो होता क्या है भाई, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हीट एनर्जी गेन करेंगे, और हीट एनर्जी गेन करेंगे तो देखो सबसे पहले बताओ हीट के, ध्यान से समझना, यहां पर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सबसे नीचे वाले होंगे, ये सबसे नीचे वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल है बेटा, और ये सबसे ऊपर वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और भी बीच में होंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो आप मुझे बताओ, जब तुम टेम्परेचर दोगे तो सबसे पहले बताओ हीट एनर्जी मिलेगा किसको, बॉटम वालों को कि सबसे ऊपर वालों को? सर ऑब्वियस सी बात है सर, जो पास होगा उसी को ना मिलेगा। करेक्ट। तो जो तुम्हारा हीट एनर्जी हो बॉटम वाले मॉलिक्यूल को मिला, सबसे जो पहले मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में है उसको मिल गया। अब वो हीट एनर्जी मिलेगा उसको, तो भैया वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसके जो लिक्विड के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसको तुम ओवरकम कर दोगे। मतलब इतना तुम्हें हीट एनर्जी दे चुके होगे कि उसका अट्रैक्शन उसको झेल नहीं पाएगा और वो टूट जाएगा।
तो अगर अट्रैक्शन टूटा तो मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे बेटा, तो मॉलिक्यूल फ्री होकर के ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ भागने लगे। तो सर ये ऊपर क्यों भागे? क्योंकि भैया मॉलिक्यूल फ्री हो गया अट्रैक्शन से ना, तो हल्का हो गया, और लाइट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ भाग गए, क्योंकि लाइटर चीज ऊपर जाती है ना, उसमें ग्रेविटी काम नहीं करेगा। लेकिन सर ऊपर जो ब्लू वाले हैं, ऊपर सरफेस में जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तो हीट नहीं मिल पाया, तो भारी रहेंगे। तो बेटा वो भारी होने की वजह से ही वो नीचे आने लगते हैं। ये देखो, ये देखो, ये नीचे आने लगे। इस फिनोमेना को कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कन्वेंशन। ठीक, तो ये फिनोमेना होता है। इसका मतलब है कि सर जब हम हीट देते हैं ना, किसी भी मान लो कंटेनर में पानी वानी या कोई लिक्विड रखा गया है, उसको जब हम हीट देते हैं तो होता क्या है सर, कि जो बॉटम वाले हैं पहले गर्म होकर के हल्के हो जाते हैं सर, क्योंकि फ्री एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्शन टूट चुका है, तो हल्के होने की वजह से ग्रेविटी काम नहीं करती, तो सर वो मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, और जो ठंडे मॉलिक्यूल ऊपर होते हैं, जो भारी होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हल्के वाले ऊपर, भारी वाले नीचे, हल्के वाले ऊपर, भारी वाले नीचे, जो भारी वाले नीचे आएगा फिर गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि अट्रैक्शन उनका सबका टूट चुका होगा, और फॉर्मली फिर ये लोग वेपर में बेटा कन्वर्ट होने लगेंगे। ये देखो, इस तरह से आया पूरा प्रोसेस समझ में? तो ये बन गया तुम्हारा बेटा वेपर। ये कहलाता है वेपराइजेशन। डन, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। नाउ द क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने चाह रहा था। सपोज करो सर कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। सर मान लो आपने 100 डिग्री दे दिया, 100 डिग्री दे दिया। अब 100 डिग्री में पानी बॉयल होने लगा और ये वेपर बनने लग गए। डन, बॉयल होने लगा, बनने लग गए। तो क्या जब 100 डिग्री पहुंच जाएगा तो क्या पूरा पानी एक साथ वेपराइज हो जाता है क्या? नहीं तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेपराइज वही हो रहा होगा जो हल्के मॉलिक्यूल गर्म होकर के ऊपर की तरफ चले गए, वो बाहर निकल रहे होंगे। अभी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ठंडे होंगे, जो नीचे आएंगे, फिर गर्म होंगे, फिर ऊपर जाएंगे। करेक्ट? तो 100 डिग्री में पूरा पानी तो एक साथ वेपराइज होगा नहीं। तो सर इसका मतलब हम 100 डिग्री पर कुछ पानी को वेपराइज होते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाते हैं। तो क्या हम टेम्परेचर देना बंद कर देते हैं? नहीं सर, हम देते रहते हैं। मतलब कि हम प्लस T2 डिग्री टेम्परेचर यहां देते जा रहे हैं। मतलब T1 उसका बॉइलिंग पॉइंट था, बात सही है, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिए। उस पॉइंट पर हमारा लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगा, लेकिन मैंने टेम्परेचर रोका नहीं, मैं टेम्परेचर और दे ही रहा हूं। ऐसा होता है क्या कि पानी को आपको पता है कि भाई आपके बर्नर, मान लो कि गैस चूल्हे में आपने पानी चढ़ा दिया और आपको पता है कि आप वेट कर रहे हो, आपने देखा और पानी वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो तुम बर्नर बंद कर दो। तो बर्नर बंद कर दोगे तो जो बाकी बचा हुआ पानी वो भी वेपर में बनने लगेगा। तो तुम ये बोलोगे नहीं सर, आपने तो बोला था 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता, तो फिर अब बर्नर बंद कर देता, तो 100 डिग्री पहुंच ही गया ना सर, होता रहेगा। 100 डिग्री पहुंच गया मतलब कि उस पॉइंट पर अब वो वेपर बनने के काबिल हो चुका है, लेकिन अब टेम्परेचर देना बंद नहीं कर सकते। तो सर ऐसे तो फिर 100 डिग्री के बाद भी हम टेम्परेचर देते रहेंगे अगर बर्नर मेरा चूल्हे का ऑन रहा, पानी को लगातार हीट मिलता रहा। यस करेक्ट, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल ठंडा, पूरा मॉलिक्यूल गर्म थोड़ी ना हो, जो मॉलिक्यूल गर्म हो वो ना ऊपर गया, अभी और भी मॉलिक्यूल है, तो इसलिए टेम्परेचर आपको देते रहना होगा। करेक्ट? तो सर बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री था ना, इसे बिना वेपर बनेगा, तो एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर दे रहा हूं वो कहां जा रहा है? 100 डिग्री में तो वेपर बन जा रहा है, तो फिर बाकी जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हो जा कहां रहा है? तो ये वो है टेम्परेचर जो बाकी जो ठंडे पड़े मॉलिक्यूल उनको गर्म करके पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ये वो टेम्परेचर बेटा जो आप देते चले जा रहे हो, लेकिन आपको दिखता नहीं है। इट इज इन हिडन फॉर्मेट। किस फॉर्मेट होता है? हिडन, आपको नहीं पता चलता, लेकिन आप देते जा रहे हो, क्योंकि आपको तो इतना ही पता है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो गया तो पानी वेपराइज कर रहा है, देयर इज नो इशू। लेकिन आप टेम्परेचर देना बंद नहीं करते, उसके बाद भी आप टेम्परेचर देते रहते हो, तो वो टेम्परेचर कहां जा रहा है? वो हिडन है। वो टेम्परेचर कहां जा रहा होगा? तो मैंने उसका रीजन दे दिया कि जो ठंडे मॉलिक्यूल होंगे उनको गर्म कर रहा होगा ताकि वो भी वेपर में कन्वर्ट हो सके, बचे कुछ। तो ये जो बेटा हीट आप दे रहे हो ना एक्स्ट्रा, ये जो हीट आप एक्स्ट्रा दे रहे हो यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी, ये होता है बेटा हिडन। कैसा होता है? ये हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, यानी ये हिडन हीट है या टेम्परेचर है। ये जो बेटा हिडन हीट और टेम्परेचर होता है ना, इसी को नाम दिया गया लेटेंट हीट। क्या नाम दिया गया बेटा? लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ। सही है यहां तक? एम आई क्लियर? श्योर इन शॉर्ट? सो ये लेटेंट हीट है, दिस इज लेटेंट हीट। करेक्ट? तो भैया अब चाहे तुम वेपराइजेशन करो,
100 डिग्री बॉयल करके पानी को छोड़ नहीं सकते, उसके आगे टेम्परेचर देते रहोगे तो दैट जो एक्स्ट्रा आप हीट देते जा रहे हो प्रोसेस के दौरान, इन दैट प्रोसेस वेयर द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, जिस पर्टिकुलर स्टेज पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन वहां पर टेम्परेचर देना छोड़ नहीं रहे हो और आप देते जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद भी आप देते जा रहे हो, तो जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट इज लेटेंट हीट। अब चूंकि वेपराइजेशन होगा तो नाम क्या दोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, छुपी हुई उष्मा किसकी, वेपर बनने वालों की। अगर आप मेल्ट कर रहे हो या फ्यूज कर रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो सर ये लेटेंट हीट होता क्या है, तो हिडन हीट, समझा तो दिया ही मैंने आपको, हिडन हीट, करेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर, है ना, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट क्या होता है, पक्का, ओके। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी दुनिया का कोई भी प्रोसेस होगा ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो ऊष्मा होती है छुपी हुई होती है, ये बात याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब ये आप हर जगह प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो। भाई आप मान लो केमिस्ट्री का पेपर देने गए, 30 नंबर का पेपर था 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स में से आपको 25 मार्क्स का आता था, तो वो तो आपकी टोटल ऊर्जा है, वो आपका अपना टोटल अमाउंट है जो आपको पता है। 5 मार्क्स आपने तुक्का मार दिया, अब 5 मार्क्स में जब आपने हिट एंड ट्रायल किया, नहीं तुक्का मारा, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर सही हो गए। ये क्या था, लेटेंट हिडन टैलेंट। कहते नहीं है कि यार तुम्हारे पास हिडन टैलेंट है, दैट इज द हिडन लेटेंट हीट। अब जैसे कोई इंसान है, वो मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा जानता होगा, तो वो तो उसका अपना खुद का पढ़ाई, भाई उसी में उसने पढ़ाई की तो उसमें तो उसका टैलेंट बनता है। लेकिन अगर वो अच्छा गाना भी गा लेता है तो ये उसका लेटेंट टैलेंट है, हिडन टैलेंट है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे ही दुनिया में कोई भी प्रोसेस होता है ना, मैटर जब एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हीट हमें पता है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना, हम उतना दे देते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर उसके बाद देना रोकते नहीं और भी हम देते चले जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा हीट हम देते जा रहे हैं ना, वो हिडन फॉर्मेट में आपको समझ में आता नहीं कि जा कहां रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट और हीट, लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा, हिडन हीट। डन। तो डेफिनेशन क्या होगी सर इसकी, तो देखो, तो भैया डेफिनेशन क्या होगी सर, तो लिखेंगे मिनिमम एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड, बेटा दिख रहा है सभी को ना, मिनिमम एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, है ना, कोई भी दुनिया का सॉलिड बॉडी ले लिया मैंने, उसका 1 kg ले लिया मैंने, बेटा फिक्स अमाउंट ले लिया। 1 kg क्यों लिया वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, मिनिमम एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट during the process of melting or fusion known as latent heat of fusion or melting, latent heat of fusion or melting। डन बेटा। तो यहां पर 1 kg क्यों लिया सर, हमने यहाँ 1 kg इसलिए लिया बेटा कि अगर हमें उस किसी भी ऑब्जेक्ट का, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो उसका लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हो जाएगा या फ्यूजन हो जाएगा, और अगर लिक्विड को गैस करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। तो 1 kg ही लेना है, क्यों, क्योंकि यूनिटी मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमें 1 kg का लेटेंट, हमें ये पता चल जाए कि 1 kg अमाउंट अगर हम उस ऑब्जेक्ट का लेते हैं तो उसके लिए अगर लेटेंट हीट मान लो x है तो 10 kg का पूछेगा ना बेटा, तो इंटू 10 करके 10 इंटू x करके हम आंसर निकाल देंगे। तो इसीलिए यूनिटरी मेथड के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग हमेशा 1 यूनिट के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर एक चीज का पता होगा तो 10 के बारे में बताना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए होगा किस लिए, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग फ्यूजन, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्लियर है। अब एक इसमें नई चीज जोड़ देते हैं, minimum energy heat required to convert 1 kg of solid into liquid state at their melting point। ये देखो, ये एक नया वर्ड जोड़ दिया, at their melting point और fusion point। सर इस पॉइंट को जोड़ने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, यही लेटेंट हीट को पूरा डिफाइन कर देगा। अरे भाई आपने 1 kg कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो सॉलिड ले लिया,
आपका मन था कि उस 1 kg सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, करो। करने के लिए आपको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा। हाँ, पहुंच गए, एट देयर मेल्टिंग पॉइंट हम पहुंच गए। लेकिन पहुंचने के बाद भी ड्यूरिंग द प्रोसेस एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन नोन एज हीटिंग, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी जो मिनिमम एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। डन। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट में भी मैंने अभी वाटर का एग्जांपल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पहुंच गए थे, उसके बाद भी हम हीट देते चले जा रहे हैं, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैसे ही अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी उसको हीट दिए जा रहे हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि दैट इज द हिडन एनर्जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलो, इसकी एक्टिविटी आपकी है कि आपको लेटेंट हीट ऑफ, आपको मैंने फ्यूजन बता दिया, तो बताओ भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, बताओ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपका एक्टिविटी है, प्लीज रिमेंबर दैट, ये आपकी एक्टिविटी है, अब आप इसको खुद लिखोगे, क्योंकि जब तक खुद नहीं लिखोगे आपको डेफिनेशन बनाना नहीं आएगा। और मैं आपको चाहता हूं कि 9th क्लास से ही आप डेफिनेशन बनाना सीख जाए, ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो उस कॉन्सेप्ट्स को आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे, वही डेफिनेशन होता है जो किताबों में छपा होता है। तो आप किताबों पर डिपेंडेंसी आपकी बहुत कम हो जाएगी, और आई होप कि आप इसको बता दोगे आराम से। सेम मिनिमम एनर्जी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, क्योंकि अब वेपराइजेशन है तो सॉलिड की जगह लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद हम जो हीट देते जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। तो ये एक्टिविटी थी आपकी, लेकिन मैंने फिर भी आपकी मदद कर दी, लेकिन आप करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल लेटेंट हीट क्लियर हो गया आपको, बहुत अच्छे। तो आज के बाद कोई पूछे कि तुम्हारे अंदर कोई हिडन टैलेंट है क्या, तो दैट हिडन टैलेंट इज ऑल्सो नोन एज अ लेटेंट टैलेंट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, ठीक है। डन, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या स्टेट ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, यस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, हीट एनर्जी देना पड़ता है। उस हीट एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, फ्यूजन है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन है, लिक्विड का वापस सॉलिड में आना सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग है, और गैस का वापस लिक्विड में आना कंडेंसेशन है। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। डन, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। नाउ द क्वेश्चन इज, वन एक्स्ट्रा टॉपिक इज देयर बेटा, इवोपरेशन। तो सर ये इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन? सर वेपराइजेशन, इवोपरेशन, सर वर्ड काफी सिमिलर लग रहे हैं। यस, इवोपरेशन और वेपराइजेशन लगभग सिमिलर ही वर्ड है, डिफरेंस एक छोटा सा है। इवोपरेशन में एक छोटा सा चीज आ जाता है, क्या? इवोपरेशन कहता है, या ये फिनोमेना ऐसा है जिसमें होता क्या है कि जैसे आपने लिक्विड लिया, मान लो वाटर ले लिया, और आपने हीट दिया, तो हुआ क्या ना कि वाटर का कुछ अमाउंट यानी कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हीट की जल्दी कांटेक्ट में आ गया। कौन सा वाला याद है ना बेटा, बॉटम वाला। तो जो जहां पर आपने हीट दे रखे हो उसके पास वाले लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं जल्दी कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो कुछ अमाउंट फ्रैक्शन जो है ना मॉलिक्यूल्स के, वो हीट के फॉर्म में यानी हीट में तुरंत कांटेक्ट में आ गए, तो उनको काइनेटिक एनर्जी जल्दी मिल गई भागने के लिए। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जब वो मूव करते हैं ना, तो अदर मॉलिक्यूल से भी जाके टकराते हैं, और टकराने की वजह से हो सकता है कि उनके अट्रैक्शन को तोड़ दें। अब अट्रैक्शन टूट गया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे पहले ही इवोपरेट होने लग गया, वेपराइज होने लग गया। इसी को कहा जाता है इवोपरेशन। तो ऐसा है कि क्या सारे मॉलिक्यूल करते हैं? नहीं, वो मॉलिक्यूल करते हैं जो हीट के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल के कंपेयर में क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ऐसे में उनका जो अट्रैक्शन उनके बीच का था वो जल्दी ओवरकम हो गए उनसे, तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे भी वो वेपराइज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन? So whenever any liquid stage matter converted into the vapor before their boiling point is called evaporation. समझ में आ गया? पक्का ना भाई? मान लो 1000 मॉलिक्यूल है पानी के,
अब तुम हीट दे रहे हो तो 1000 में से जो था ना 100 मॉलिक्यूल जो थे हीट के जल्दी कांटेक्ट में आ गए, तो जितनी जल्दी कांटेक्ट में आएंगे उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उतनी जल्दी टूटेगा। टूटने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल को भी परेशान करेंगे भागते भागते काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और टकरा के उनके भी अट्रैक्शन को तोड़ेंगे। तो जितना ज्यादा उनके मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएगा अट्रैक्शन टूटेगा, जितना जल्दी अट्रैक्शन टूटेगा उतनी जल्दी वो फ्री होकर के गैस बन जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जाने की जरूरत क्या है, पहले ही हो गया वो काम। इसी को इवोपरेशन कहते थे। डन, श्योर। तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर हमारा लिक्विड का कुछ पार्ट इवोपरेट या वेपराइज हो गया, इसी फिनोमेना को इवोपरेशन कहा जाता है। डन। तो इसको जल्दी से लिखिए, तो क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं बिकॉज मेरे मार्कर में इंक की कमी हो गई है, तो थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लूं ताकि आपको डार्क दिखाई दे, है कि नहीं? क्योंकि आप इसको वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। वैसे सच बताना मजा आ रहा है बहुत, मतलब ज़्यादा टिपिकल आपको लग रहा है कि आप साइंस पढ़ रहे हो? नहीं, डेली लाइफ की चीज़ें देख रहे हो आप यार, साइंस थोड़ी ना है ये। और अगर साइंस को आप इतना ही ईजी समझ के पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा। साइंस को साइंस ही रहने दीजिए, उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, ठीक है? चलिए, तो सर ये इवोपरेशन क्या होता है? नाउ एम आई क्लियर? ठीक है, तो आपने क्या लिखा, क्या लिखा आपने बताइए? इवोपरेशन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इट्स अ फिनोमिना where some fraction of molecules of liquid which earlier came into contact of heat energy instantly overcome from their attraction, intermolecular attraction। मैं पूरा डिफाइन ही कर दे रहा हूं, intermolecular attraction and became free molecules in form of vapor before their boiling point। ये देखिए, जितना मैंने आपको बोला है ना मुंह से वो मैंने लिख दिया है। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखेंगे सर, टीचर ही देख के पागल हो जाएगा। नहीं, आपको इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं समझाने के लिए मैंने बताया। क्या बोला कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर सम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूरा लिक्विड नहीं, कुछ जो ज्यादा जल्दी हीट के कांटेक्ट में आ जाएगा, लिक्विड विच अर्लियर केम इनटू कांटेक्ट ऑफ हीट एनर्जी, जो जल्दी से हीट एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाएगा, इंस्टेंटली ओवरकम फ्रॉम देयर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। बात सही है, जितनी जल्दी हीट के कांटेक्ट में आएगा उतनी जल्दी उसके बीच का अट्रैक्शन टूट जाएगा। टूटने की वजह से बिकेम फ्री मॉलिक्यूल्स इन फॉर्म ऑफ वेपर, क्योंकि अगर अट्रैक्शन टूट गया तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा फिर, तो क्योंकि उससे कम अट्रैक्शन तो गैस का ही होता है, तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा भी नहीं, उसके पहले ही वेपराइज हो गया। इसी को कहते हैं बेटा इवोपरेशन। और इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इवोपरेशन इज द फिनोमिना वेयर ड्यू टू द सम फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड which converted into the vapor before their boiling point is called evaporation। तो ये इजी वे में लिखने का तरीका था और ये एक्सप्लेन करने का तरीका था। इज इट क्लियर? आई होप इवोपरेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। डन। तो यार देखो, इससे एक पता चला इवोपरेशन से कि अगर कोई लिक्विड स्टेज का कोई मान लो हमारे पास मटेरियल है, मैटर है, उसको अगर हीट अगर जल्दी मिल जाए ना तो बिना बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हुए भी गैस में कन्वर्ट हो सकता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट बिना पहुंचे भी वो पहले ही वेपराइज हो सकता है, शर्त है कि उसको उतना हीट एनर्जी दे दिया जाए। ठीक है? सो इवोपरेशन क्लियर? और यही इवोपरेशन है, ध्यान से सुनिएगा, यही वो इवोपरेशन है जिसकी वजह से आपके कपड़े छत पे सूखते हैं। यही वो इवोपरेशन है जिसकी वजह से आप जब नेल पॉलिश किसी के हाथों में डालते हो तो थोड़ा कूलनेस फील होता है,
क्योंकि आपने नेल पॉलिश डाला, उसमें एसीटोन होता है। अब एसीटोन जैसे आपने हाथ में डाला ना, तो आपके हाथ की एनर्जी ना उस नेल पॉलिश ने ले ली, तो अगर आपके हाथ की एनर्जी अगर वहाँ से गई है, लॉस हुई है ना, तो वहाँ कूलनेस आ जाएगा। हीट एनर्जी निकल गया तो कूलनेस नहीं आएगा, तो आपको ठंडा फील होने लगता है। ठीक है, आप क्या करते हो, कूल वाटर ले लो, मतलब फ्रिज से पानी निकालो और थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो। तो देखना जिस कंटेनर में रखोगे, जिस मान लो तुमने मान लो ग्लास में लिया होगा ना, कांच की ग्लास में, तो उस कांच या स्टील के ग्लास में देखना बाहर की तरफ एक लिक्विड ड्रॉपलेट जम जाता है। क्यों? अरे सर आपने लिक्विड लिया, वो भी कूल वाटर लिया, उसके कॉन्टेक्ट में वेपर आ गए। एटमॉस्फेयर में जो वेपर होते हैं भाई, ह्यूमिडिटी तो होती है ना, वो आ गए। अब वो जब उसके कॉन्टेक्ट में है तो उनको क्या अचानक से कूलनेस मिला, क्योंकि वहाँ तो आइस वाटर था, तो कूलनेस मिला तो उन्होंने अपनी एनर्जी लॉस कर दी। तो भैया जब तक एनर्जी थी तभी तक तो गैस फॉर्म में थे, अब एनर्जी लॉस हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, और वही जाकर के ड्रॉपलेट बन करके आपके ग्लास के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सब फिनोमेना किसका है, इवोपरेशन का। इवोपरेशन ये सब करता है, जिसमें जल्दी हीट का एक्सचेंज हो जाता है ना, तो ये समय आने से पहले ही वो काम कर देता है, इसी को इवोपरेशन कहा गया। तो इवोपरेशन होने के लिए इवोपरेशन होने के लिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज, सरफेस एरिया मैक्सिमम रखना है। सर ऐसा क्यों सर? अरे जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा रखोगे ना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने उसके लिए उतना आसान हो जाएगा, तो जल्दी इवोपरेट होगा। दैट्स द एग्जाम्पल कि अगर आप कपड़े धुलते हो और कपड़े को ऐसे मोड़ करके ही गीला जाके उसमें ऊपर छत पे धूप में आप उसमें डाल दो रस्सी में, और एक कपड़ा लो उसको पूरा फैला दो, मतलब पूरा फैला करके फिर रस्सी में डालो, मतलब कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा? सर जिसको ज़्यादा फैला के डाला गया है। द रीज़न इज आपने सरफेस एरिया ज़्यादा दे दिया ना, तो उसको आराम से जो एटमॉस्फेयर से हीट मिलना था जल्दी मिल रहा है, तो जल्दी इवोपरेट होता है, तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। रीजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, दूसरा, विंड स्पीड मैक्सिमम। इवोपरेशन होने के लिए हवा का ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि हवा ज़्यादा होगा तो जो हल्के मॉलिक्यूल्स होंगे जल्दी से हवा के साथ निकल जाएंगे, तो इवोपरेट उसको और तेजी से कर देगा। भाई लिक्विड पानी है ना, हवा तेजी से चल रहा है ऐसे, तो वो आसानी से लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, जो मॉलिक्यूल हल्के होंगे आराम से हवा के साथ निकल जाएंगे, हो गया इवोपरेशन, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इवोपरेशन के लिए टेम्परेचर को मैक्सिमम करते रहना होगा, टेम्परेचर बढ़ाते रहो। सही है, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके हीट के एनर्जी के कांटेक्ट में आएंगे, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल हीट एनर्जी की जितनी जल्दी कांटेक्ट में आएंगे उनका अट्रैक्शन उतनी जल्दी टूटेगा और उतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और इवोपरेशन होने के लिए ह्यूमिडिटी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम इन एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, सर ह्यूमिडिटी मिनिमम क्यों होना चाहिए? अरे भैया ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी क्या बताओ? वाटर वेपर, वाटर का वेपर इन एटमॉस्फेयर, यही ना है भाई। पानी का वेपर जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में, वही उसकी ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब गर्मियों के समय में ह्यूमिडिटी क्या होती है? कम होती है। रीजन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो अगर वाटर का वेपर होगा भी तो वो भी तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, तो वहां ह्यूमिडिटी बचेगी कहां? बारिश के टाइम में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि बारिश में तो बादल ही है, जो मतलब चारों तरफ तो बादल ही पानी है, तो इवोपरेशन मिल नहीं पाता, क्योंकि हीट नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से, तो ह्यूमिडिटी में ज्यादा हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी को मिनिमम रखना है। क्यों? अरे यार भैया, तुम्हारे अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिड यानी वेपर पहले से ही ज्यादा होगा, तो तुम इवोपरेट करोगे किसको? क्योंकि जब तुम इवोपरेट करते हो तो वेपर बन के ही ना बाहर निकलता है, तो ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी वेपर ज्यादा है पहले से, तो और वेपराइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। दैट्स द रीजन कि ह्यूमिडिटी जितना मिनिमम होगा इवोपरेशन के लिए उतना फायदेमंद है। इसीलिए जो कपड़े होते हैं आपके गर्मियों में छत पर जल्दी सूख जाते हैं, जबकि बरसात के मौसम में आप जाके डालिए कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वेपर कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो और ज्यादा वेपर गेन करने के मूड में नहीं है। ये जल्दी हीट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा कपड़े को कि वो जल्दी से जल्दी उसको वेपराइज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वेपर ह्यूमिड है पहले से। अगर एटमॉस्फेयर में बेटा ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर अवेलेबल है, तो टेम्परेचर तो पहले से कूल है, तो हाई टेम्परेचर ने टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा? ताकि कपड़ा इवोपरेट जल्दी कर ले। तो ये कंडीशंस हैं कि अगर आपको इवोपरेशंस कराना है तो ये इसकी क्या होगी बताओ बेटा? कंडीशंस हो गई। ठीक है, इफ दिस कंडीशंस एप्लीकेबल इन अ नॉर्मल सिनेरियो, देन यू कैन से इवोपरेशन विल बी मैक्सिमम। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो वहां पर ऑब्वियसली इवोपरेशन मिनिमाइज हो जाएगा।
आई होप इट इज क्लियर. सो इवोपरेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. व्हाट डू मीन बाय इवोपरेशन? बिना उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे उसको पहले ही वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन. और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंस्टेंटली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, कुछ फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हीट की एनर्जी के जल्दी कॉन्टेक्ट में आते हैं. क्योंकि जब भी आप किसी कंटेनर में हीट लेते हो, सॉरी लिक्विड लेते हो, मान लो पानी लिया तुमने, और जब आप यहां से इसको हीट करोगे ना, तो भैया ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है ये जल्दी कॉन्टेक्ट में आएंगे ना. क्यों? हीट को यहां तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा, जबकि यहां पर हीट उसको क्या मिलेगा? मैक्सिमम. तो यहां पर हीट मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहां के जो मॉलिक्यूल होंगे ना वो जल्दी वेपराइज हो जाएंगे. इसी को इवोपरेशन कहते हैं, क्योंकि बॉयल होने के लिए पूरे मॉलिक्यूल तक हीट पहुंचना चाहिए. इवोपरेट होने का ये कॉन्सेप्ट नहीं है. इवोपरेशन कहता है कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी अगर हम ज्यादा हीट ले लिए तो हम बाकियों के कंपेयर में पहले ही टूट जाएंगे, तो हम जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसी को इवोपरेशन कहा जाता है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. और इवोपरेशन के मैंने एप्लीकेशंस भी आपको दे दिए कि जैसे मैंने बोला कि आइस मतलब फ्रिज से पानी निकाल के गिलास में रख करके थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दो, तो देखना उसके चारों तरफ ड्रॉपलेट जम जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो कूल है पूरा, और वाटर में भाई एटमॉस्फेयर में वेपर होता है, तो वेपर जो वाटर के एटमॉस्फेयर के जो वेपर है जब वो उस कूल कंडीशन के कांटेक्ट में आएंगे तो कंडेंस हो जाएंगे ना, क्योंकि गैस का कंडेंस होने से लिक्विड बनता है. तो वाटर जो वेपर फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में चीजें हैं वो तो गैस फॉर्म में है. अब वो जो ठंडा पानी रखा था गिलास का वो कूल था, तो गैस वाला फॉर्मेट जो था वो गैस वाला कूल कंडीशन में आया, और गैस को कूल करने पे क्या होता है बेटा? कंडेंस हो जाता है. तो जो भी गैस था ना वो कंडेंस होकर के वहां पर लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो गया. तो वही लिक्विड ड्रॉपलेट आपको पूरे कंटेनर के चारों तरफ दिखाई देते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. सो हर एक चीज का रीजन होता है. नाउ वन एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू. ऐसा क्यों कहा जाता है कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े ज्यादा पहने? बोलो, कॉटन के कपड़े ज्यादा क्यों पहने हम? तो कहीं ना कहीं सर इसका भी इवोपरेशन से लेना देना होगा. चलिए, तो ये आपकी एक्टिविटी जरूर बताइएगा, ठीक है. हालांकि मैं इसका प्रयास, मैंने आपको बताया ना कि हम अपने चैप्टर को कई सारे सेक्शन में डिवाइड करते हैं. आधार, प्रयास. आधार मतलब कॉन्सेप्ट हो गया, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब प्रयास में क्या सीखेंगे? इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते एग्जाम्स में, ठीक है. लेकिन एक एक्टिविटी दे रहा हूं, प्रयास में जरूर बताऊंगा, जरूर मैं प्रयास में, लेकिन अभी आपके लिए है. बताओ गर्मियों में लोगों को क्यों सजेस्ट करते हैं कि कॉटन के कपड़े ज्यादा पहने? ऑब्वियसली इवोपरेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा. नाउ इट इज अप टू यू, आप इसको कैसे देखते हो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा इवोपरेशन, ठीक है. डन. अब आपको सिखाते हैं टेम्परेचर इंटरचेंज. इस पर ना कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. टेम्परेचर इंटरचेंज का मतलब क्या है सर? बिकॉज यू नो कि आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो स्टेजेस है ना, इनको अगर आप आपस में कंप्लीट मतलब चेंज कर रहे हो तो आप टेम्परेचर ही दे रहे हो. तो समस्या है कि टेम्परेचर का आपको एक पैरामीटर पता होना चाहिए कि हम टेम्परेचर किस पर्टिकुलर यूनिट में लेते हैं. तो देखो, टेम्परेचर को हम लोग 3 फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं. एक होता है सेंटीग्रेड, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, ठीक है. और ये सब साइंटिस्ट के नाम है, ध्यान रखिएगा. सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, सब साइंटिफिक नेम में बड़ा अजीब होते हैं आजकल, चेंज हो रहे हैं सब कुछ. और ये केल्विन है. तो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग आप जरा चेक कर लेना, फ़ारेनहाइट, ठीक है. तो सेंटीग्रेड जो होता है बेटा, उसका मिनिमम 0 डिग्री, मैक्सिमम 100 डिग्री. मतलब ये इसका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर कोई चीज कूल होने पे फ्रीज हो जाएगा. और ये इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, यानी मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है. एम आई क्लियर टू यू? 0 डिग्री टू कहां तक होता है बताओ बेटा? 100 डिग्री होता है, ठीक है. अब ये जो होता है 32 फ़ारेनहाइट से 312 फ़ारेनहाइट तक जाता है, जबकि ये जाता है 20 केल्विन से 273 केल्विन. तो यानी ये इनका मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है. यानी इसी रेंज में दुनिया का कोई भी मटेरियल, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी रेंज में टेम्परेचर जस्टिफाई करते हैं, ठीक है. बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए, हम लोग ज़्यादातर इसको जानते हैं 0 डिग्री और 100 डिग्री को, ठीक है. फ़ारेनहाइट को हम लोग बहुत कम ही जानते हैं, और केल्विन तो खैर आजकल ज़्यादा यूज होता है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पर है. तो ये तीनों साइंटिस्टों के नाम पर ये रेंज दिखाया गया. यानी कहा गया कि हम, देखो सिंपल है यार, जैसे मान लो कि हमको पता है कि 0 सेंटीग्रेड में मेरा काम चल रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों फ़ारेनहाइट और केल्विन पढ़ा रहे हैं. इसलिए क्योंकि हमें मॉडर्न होना पड़ता है साइंस के अकॉर्डिंग. क्योंकि केल्विन क्या पता है आपको? केल्विन में 0 केल्विन का मतलब होता है बेटा -273 डिग्री सेंटीग्रेड,
और 273 केल्विन आप सोच रहे हो, अगर देखा जाए तो रेंज कितना -273 से +273 है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। यहां 312 ले लिया मैंने, 112 होगा, ठीक है, क्लियर है? तो ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, देखिए तो 100 का ही रेंज है, या -273 से लेकर 273 प्लस तक चला गया। कितना लंबा रेंज ही कैरी कर रहा है। तो जितना लंबे रेंज का हमें मिलेगा यूनिट, उतना बेटर होगा ना मेरे लिए। तो इसीलिए इसको ज्यादा बेटर माना जाता है केल्विन को, क्योंकि -273 से उठा के 273 प्लस तक लेके जा रहा है आपको। इमेजिन, यहां तुम सेंटीग्रेड में कहां से जा रहे हो, 0 से लेकर के बस 100 तक जा रहे हो, जबकि तुमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया, लेकिन ये मिनिमम आपको -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया। यानी मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर से लेकर मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर तक को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये यूनिट आपके लिए बेटर है, फार बेटर है, क्योंकि इसमें जो रेंज है काफी मिनिमम हो गया, 0 से 100 ही रह के खत्म। जबकि ये क्या कह रहा है, दिस इज अ रेंज। तो बेटर यूनिट कौन सा है? ऑब्वियसली जिसमें सारे समाज हैं, ठीक है। तो केल्विन इज अ फार बेटर देन एनीवन एल्स। अब देखो, ये जो टेम्परेचर के तीनों रेंज हैं, इनका आपस में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो जैसे इफ यू हैव सेंटीग्रेड, आपको कोई चीज सेंटीग्रेड में दिखे और उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, जो आजकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटीग्रेड दिया गया है और आपको सॉरी केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो भैया देखो क्या होता है, करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास x डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें करना कुछ नहीं है, x + 273 कर दो, ये बन गया केल्विन। मतलब whenever you want to convert the centigrade into Kelvin, then you add 273। सर 273 क्यों जोड़ रहे हो यार? अरे तुम्ही को ना बताया यार, सेंटीग्रेड का मिनिमम कितना होता है 0 डिग्री, और इसका मिनिमम कितना होता है 0 केल्विन। तो 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है सेम। अब ये कह रहा है इसका मैक्सिमम रेंज 273 है और इसका मैक्सिमम रेंज 100 है। तो भैया ये कह रहा है कि 0 डिग्री जो होता है और जो 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन कितना -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो भैया अगर 0 केल्विन -273 डिग्री के बराबर है, तो 0 केल्विन अगर इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में लाना है, तो यानी कि केल्विन और सेंटीग्रेड में कितने का गैप आ रहा है 273 का। तो इसका मतलब सेंटीग्रेड से आप केल्विन में अगर लाना है तो 273 ऐड कर दो, क्योंकि गैप अगर -273 का है तो ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा ना मेरे भाई। इज इट क्लियर? क्योंकि 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ केल्विन और सेंटीग्रेड में डिफरेंस कितने का? 273 का सर। तो इसका मतलब सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करेंगे। और यही अगर बेटा केल्विन को सेंटीग्रेड में लाना हो तो क्या करोगे बताओ? केल्विन को सेंटीग्रेड में लाना हो तो क्या करोगे? तो सर सेंटीग्रेड छोटा होता है, केल्विन बड़ा होता है, तो इसलिए हमको ऐड करना पड़ा। केल्विन बड़ा है, सेंटीग्रेड छोटा है, तो मतलब सर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। गैप कितने का? 273 का, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो यानी कि अगर x केल्विन है तो उसको सेंटीग्रेड में कैसे लिखोगे? x - 273। ये देखिए, डन। क्योंकि गैप हमें बता रहा है कि केल्विन और सेंटीग्रेड में गैप 273 का है, और केल्विन बड़ा यूनिट होता है। तो अगर केल्विन से सेंटीग्रेड में जा रहे हो तो तुम बड़े से छोटे में जा रहे हो, तो घटेगा ना चीज, तो सब्ट्रैक्शन -273 का। और अगर छोटे से सेंटीग्रेड छोटे से केल्विन बड़े में जा रहे हो तो एडिशन 273 का। और 273 का ये एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि बेटा वो डिफरेंस हमें ये बता रहा है, इनमें रिलेशन ही 273 का है। डन। सो दिस इज द बेस्ट वे टू डिफाइन द सेंटीग्रेड इनटू केल्विन और केल्विन इनटू सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड छोटा केल्विन बड़ा, तो ऐड करना है, केल्विन बड़ा सेंटीग्रेड छोटा तो सब्ट्रैक्ट करना है। कितना? 273 का गैप, वही करना है। हो गया, मेमोराइज हो गया सर, कोई टेंशन ही नहीं है। हो गया? तो मजा आ रहा है भैया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इससे आसान क्या होगा यार, हैं? साइंस ऐसे पढ़ते हैं, इतना मजा आ रहा पढ़ने में, हमें पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली में। अच्छा सर, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट? हाउ टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट? अब जो फ़ारेनहाइट का यूनिट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मिलता है? जैसे आप 0 डिग्री तो जानते हो। हाँ, अगर हम आपसे पूछे बताओ आपको बुखार कब होता है, फीवर कब होता है? सर थर्मामीटर लगाया तो डॉक्टर ने तो बोल रहा था कि 103 बुखार है। 103 डिग्री है सर क्या? 103 डिग्री बेटा, 100 डिग्री में पानी गर्म होता है, उतना टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी में, पिघल जाओगे। तो बताओ किस में लेते हैं? फ़ारेनहाइट में। तो जो थर्मामीटर यूज करते हैं ना डॉक्टर, सब फ़ारेनहाइट में करते हैं, ठीक है। तो जैसे सेंटीग्रेड में हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया, फ़ारेनहाइट में बेटा ये 98.4 है। तो इन 36.7 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 98.4 फ़ारेनहाइट।
सो यानी यू कैन इजिली कन्वर्ट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। तो 103 जो आपको फीवर बताया जाता है, इट इज नॉट 103 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 103 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सर ये मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, आप बता दीजिए। तो आज के बाद हमको फीवर का पता चल जाएगा कि अगर 103 अगर फ़ारेनहाइट में फीवर है तो सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे सर। ठीक है, अच्छा सर ये बताओ तो सेंटीग्रेड में थर्मामीटर क्यों नहीं बनाया सर, फ़ारेनहाइट में क्या बनाया? फ़ारेनहाइट जो है ना मिनिमम में काफी मैक्सिमम रेंज को कवर कर लेता है, दैट्स द रीजन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कैसे करें सर, ये देखो सेंटीग्रेड बाई 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9, ये लो, दिस इज द रिलेशन टू कन्वर्ट द सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। अगर आपको सेंटीग्रेड पता है बेटा तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है तो यहाँ पुट करो, सेंटीग्रेड में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से यू कैन एक्सचेंज द सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, डन। और अगर आपको फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या, फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के पहले सेंटीग्रेड निकालो, फिर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आओ चेक करते हैं। सेंटीग्रेड 37 बाई 5, फ़ारेनहाइट में लाना है तो माइनस 32 बाई 9। सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है यहाँ पे, करें। 9 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 9 इंटू 37 बाई कितना 5 इक्वल टू f माइनस 32, करेक्ट है ना बेटा। तो बताओ फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 9 इंटू 37 बाई 5, और ये माइनस बेटा इधर आएगा तो प्लस ही ना हो जाएगा, तो प्लस 32, डन। Now we are going to solve it, then we can take the Fahrenheit value। कितना आ जाएगा यार, 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 9 3 जा 27, मतलब 9 7 63, 3 6 और 9 3 27 और 6 33, 7 6 27 और 6 7 6 13, 333 बाई 5 प्लस 32 आ गया बेटा। अब इसको सॉल्व करें, 5 6 जा 30, 3 5 6 जा 30, 5 6 जा 66.6 आ गया, और प्लस बेटा 32 ऐड करो तो बेटा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.6 628 और 3 6 से 9, 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया। ये देखो बोला था मैंने, अगर मैं अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मान लेता हूं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। सो हाउ कैन यू कन्वर्ट द सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, यू नो दैट। एंड सिमिलरली अगर फ़ारेनहाइट में 98.6 है तो यहाँ पुट करोगे तो सेंटीग्रेड निकल के बाहर आ जाएगा। सो नाउ यू कैन कन्वर्ट द सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। सो यू कैन नाउ एक्सचेंज द टेम्परेचर यूनिट्स with each other. Now the question is which one is the far better? You know that Kelvin because it has so much large range ever. Okay? भैया हमारे अर्थ का अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो मिला, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जो मिला है ना, -183 डिग्री सेंटीग्रेड है। रसिया में एक जगह है वहां का -183 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर कैलकुलेट किया गया है, लेकिन केल्विन कहता है कि मैं -273 तक कैलकुलेट कर लूंगा। मतलब जो टेम्परेचर अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया हमारे अर्थ में, उसका भी रेंज केल्विन लेके घूम रहा है। तो केल्विन इज अ फार बेटर बिकॉज इट हैज ह्यूज रेंज, डन। सो आई होप द टेम्परेचर कन्वर्जन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हो गया भाई, या क्लियर। तो सर आपका चैप्टर का नाम क्या था भैया बच्चों, बताओ आपके चैप्टर का नाम क्या था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो मैटर है वो कैसे हैं, तो 5 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और आइंस्टाइन, बोस, कंडेंस्ड मैटर और प्लाज्मा। प्लाज्मा और आइंस्टाइन, बोस, कंडेंस्ड मैटर का तो दुनिया में हमारे नामो निशान नहीं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं फिलहाल एटमॉस्फेयर में हमारे नहीं है, तो उसको पढ़ना बेकार है। उसमें डिटेल में आपको बताया भी था क्या होता है। फिर सर ठीक है चलिए 3 ही स्टेट बताइए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर इनमें इंटरमोल स्पेस का क्या होता है, इंटरमोल अट्रैक्शन क्या होता है, सर ये आपस में एक्सचेंज क्यों होते हैं, क्या होता है, एवरीथिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू यार। फ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग क्या होता है ना, लिक्विड सॉलिड गैस में डिफ्रेंसिएशन क्या होते हैं, इंटरमोल स्पेस क्या होता है, इंटरमोल अट्रैक्शन क्या होता है, उनको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टूटते हैं तो क्यों टूटते हैं, टूटने पर क्या हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, मेल्टिंग हो जाता है, बॉइलिंग हो जाता है, लेटेंट हीट नाम की चीज़ बताइए आपको, इवोपरेशन नाम की चीज़ बताइए आपको। हर एक बेसिक लेवल पर जो हमारा मैटर बिहेव करता है ना, वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया। ठीक है, क्लियर। अनसम एक्टिविटी भी मैंने आपको दी है। जैसे आपके लिए एक नई चीज़ है कि सब्लिमेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, तो ये भी आप लोग जानते होंगे, हालांकि एक्टिविटी में मैं आपको दे सकता था। क्या सर, अरे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं, मतलब बीच में नहीं आते,
बीच में नहीं आते, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं बेटा। तो सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कहेंगे सब्लिमेशन, और गैस से अगर तुम सॉलिड में दोबारा ले आते हो तो इसको कहेंगे डिपोजिशन, या सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सॉलिड में ला रहे हो ना। अरे नाम अपने हिसाब से चूज करो ना यार, जो बेटर लगे करो। एग्जाम्पल, अरे सर आयोडीन होता है सॉलिड में, सर इसको मैंने हीट किया काफी हाई टेम्परेचर पे तो आयोडीन सर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज आयोडीन। अनदर वन एग्जाम्पल इज सर कैम्फर, कपूर। आप लोगों के घर में पूजा वूजा तो होता ही होगा, आरती वारती होती, देखा ना व्हाइट कलर का एक कपूर कैम्फर होता है, उसको खाली ऐसे आग लगा दो, खट से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में आया ही नहीं। तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो अपने मीडिएटर स्टेट को खो देते हैं। तो जैसे सॉलिड को लिक्विड में जाना चाहिए, तरीका तो ये कहता है कि सॉलिड को लिक्विड में जाना चाहिए, लिक्विड को गैस में जाना चाहिए एक प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन हुआ क्या, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द क्वेश्चन इज व्हाई सर। सो आई होप कि ये जो सॉलिड ऐसे होते होंगे कि इनका अट्रैक्शन पहले से थोड़ा सा कुछ लूज होता होगा और इतना हीट मिल गया, क्योंकि इतना ज्यादा अट्रैक्शन उनका टूट गया कि मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस खत्म ही हो गया, तो लिक्विड में जाने की वजह वो गैस में चलेगा। तो दिस इज द एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट मटेरियल। इसका कोई रीजन नहीं हो सकता, दैट कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर वो मटेरियल का है, उसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। एम आई क्लियर सब्लिमेशन? सो बेटा आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है कि जब हम प्रयास यानी प्रयास का मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे प्रयास वाले सेक्शन में। अभी हमारा आधार का चल रहा है, फिलहाल ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है 9th क्लास के अकॉर्डिंग। तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है, लेकिन जब हम प्रयास यानी प्रयास वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जहां पर हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, उसको करके रखिएगा। अच्छे से अच्छे वर्ड्स ढूंढिए, जैसे मैंने सब्लिमेशन बताया, फ्यूजन बताया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इवोपरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हालांकि यही सब चीजें हैं हमारे आसपास। अब फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिसपे बेटा आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट करोगे, सॉलिड में, फ्रीज कर दोगे। पता है यार, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रीज कर दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, वेपराइज कर दोगे तो वेपराइजेशन पॉइंट, इज इट क्लियर? मेल्ट कर दोगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइल कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीज कर दोगे फ्रीजिंग पॉइंट। एवरीथिंग यू नो दैट। टेंपरेचर बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, घटाने पर गैस सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, ये आपस में एक्सचेंज होता है और इन सब के पीछे जिम्मेदार एक ही आदमी और वो है हीट। डन? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा। तो आज हम इसको यहां पर खत्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हमारे पूरे दोनों लेक्चर यानी एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर आज का 2 देखने के बाद आपका जो चैप्टर है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके क्वेश्चंस करना आपका काम है। चाहे आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो, आप स्टेट बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड के अलावा आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, आप अपनी बुक उठाओ, चैप्टर ओपन करो मैटर इन आवर सराउंडिंग, सीधे जाओ उसके पीछे एक्सरसाइज में और जाके चेक करो कि आप किस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और मिलते हैं आप लोगों से अगले प्रयास लेक्चर में। याद है आपको 9th का और 11th का आपका वीडियो कब आने वाला है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो यानी वेडनेसडे को मिलते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये चैनल आपका है और इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि आपके कुछ नॉलेज आपको मिलता रहे। स्कूल वाले जो पढ़ा रहे इट इज ओके, बट अगर आप किसी चीज को पहले से ही जान लो, पहले से ही समझ लो और अच्छे से समझ लो, तो आई होप आपके आने वाले फ्यूचर्स के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रास्ता क्या है करियर का, साइंस को लेना है कि नहीं लेना है। तो जितना इजी में पढ़ोगे उतना मजा आएगा आपको। ठीक है, तो दिस इज आवर चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो प्लीज अपने इस चैनल को स्प्रेड करिए और लोगों को इसका मेंबर बनाइए। बस यही आप लोगों से कहना था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।